कोटद्वार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी ने की शिरकत। धराली पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान। मंत्री गणेश जोशी ने फहराए तिरंगे। अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। मसूरी में बीजेपी ने चलाया स्वच्छता अभियान। महापुरुषों की मूर्तियों को किया गया साफ। लोगों से की शहर को स्वच्छ रखने की अपील। नेशनल यूथ दिवस पर नैनीताल में पैदल मार्च। सभी ने भी अपने घरों से पैदल पहुंचे न्यायालय। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक। और मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश के कारण दुकान हुई जमींदोज। नायब तहसीलदार ने किया मौके का मुआयना। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भव्य तिरंगा रैली में भाग लिया। तिरंगा रैली कोटद्वार भाबर के मोटा ढांग से मालवीय उद्यान तक निकाली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच देश के हर नागरिक को एक सूत्र में जोड़ने की है। हर घर पर तिरंगा फहराना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम कोटद्वार से ये संदेश दे रहे हैं कि हम सभी एकजुट हैं और अपने वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे ताकि वे देश की सीमाओं पर साहस और निष्ठा से रक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर हमने उत्तरकाशी के धराली में हाल ही में आई आपदा के पीड़ितों को भी याद किया और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। युवा मोर्चा से भी कुछ लोग आए हुए हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे हैं वीरेंद्र रावत जी। और यहाँ पर अभी आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत ही सफल एक यात्रा की। इसमें सारे मंडलों ने, बहनों ने, भाइयों ने, हमारे युवाओं ने सबने बहुत अच्छे से शिरकत की और बहुत ही सुंदर, शालीन, अच्छी यात्रा हमारी पूरी कोटद्वार भाबर में बनी। आवश्यक भी है क्योंकि जैसे हम कहते हैं तिरंगे के लिए हम लोग जीते हैं, तिरंगे के लिए हम लोग मरते हैं। और साल में एक बार ही जो राष्ट्रीय पर्व हमारा आता है, इसको मनाने में अलग ही आनंद आता है, गौरव महसूस होता है। बल हम देते हैं उन सैनिकों को जो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े होकर इस अपने देश के लिए, देश में रहने वासियों के लिए अपना पूरा न्यौछावर, पूर्णतः न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार रहते हैं। तो ऐसी यात्राओं से उन्हें बल मिलता है। उत्तरकाशी धराली को भी हम याद करना चाहेंगे और वहां के भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि कोटद्वार की ओर से, कोटद्वार के संगठन की ओर से, कोटद्वार में जो जनप्रतिनिधियों की ओर से हम अपनी पूरी संवेदना उनको देते हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि उनको विकसित करने में, फिर से ठीक करने में, उनके जीवन को फिर से सुचारू रूप से चलने में जो भी मदद हम सबसे हो पाएगी वो हम सब करेंगे। हम उनको याद कर रहे हैं इस समय। तिरंगा यात्रा जो आपने आज की है, बहुत ही सुंदर यात्रा आप लोगों ने की है। आप सबको मैं बहुत सारी एक बार फिर ढेर सारी बधाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने देहरादून स्थित शासकीय आवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समस्त प्रदेशवासियों से अभियान से जुड़कर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी आह्वान पर विगत 3 वर्षों से हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र प्रेम को जन जन के मन में जागृत करते हुए एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मंत्री जोशी ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है, जो हर भारतीय के आत्म गौरव और स्वाभिमान की पहचान भी है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अभियान में पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ भाग लें। अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा अवश्य फहराएं। ये तिरंगा हमारी आन बान सम्मान का प्रतीक है। तिरंगे की ताकत का एहसान आपने यूक्रेन युद्ध में देखा होगा, जब हमारे 20,000 बच्चे वहां पर फंसे थे
तब मोदी जी ने जेलेंस्की और पुतिन से बात की। उन्होंने कहा जिन बच्चों के हाथ में तिरंगा होगा वो सुरक्षित बाहर निकलेंगे। जहां 20,000 हमारे इंडिया के बच्चे वहां से निकले, वहीं बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल के बच्चों ने भी झंडा हाथ में लिया और वहां से सकुशल निकले। एक समय यह था जब 15 अगस्त आता था तो लोग इंतजार करते थे 15 अगस्त आएगा, छुट्टी होगी, हम पिकनिक मनाने जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने आज लोगों के अंदर एक राष्ट्रभाव की भावना भरी। पिछले कई वर्षों से लगातार तिरंगा अभियान चल रहा है, घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है और हमारी पार्टी ने भी 15 तारीख तक इस अभियान को करने का संकल्प लिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो रही है, वहां आम जनमानस का भी समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है और हम सबको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी मसूरी मंडल की ओर से आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। साथ ही विभिन्न चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियों को साफ किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजेपी मसूरी मंडल द्वारा पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ ही पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं और क्षेत्रवासियों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील कर रहे हैं। आज शहीद भगत सिंह चौक पर दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति की सफाई की और आसपास के क्षेत्र से कूड़ा एकत्रित किया। इस अवसर पर बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी निभाई है और लोगों से भी अपील की है कि शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। और बहुत हर्ष की विषय है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस के उपलक्ष्य में सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। मसूरी में खासकर इस अभियान को जोड़ते हुए समस्त मार्गों पे ये अभियान चलाया जा रहा है। जिला जो हमारा सब डिवीजन हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहां पे ये अभियान चलाया गया। भारी मात्रा में कूड़ा आज सिविल अस्पताल से निकालकर उसको नष्ट करा। सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नेशनल यूथ दिवस के अवसर पर अपने आवासों से न्यायालय तक पैदल यात्रा करके पहुंचे। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जारी पत्र के अनुपालन में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, जिसमें सभी न्यायाधीशों को अपने घरों से पैदल न्यायालय तक पहुंचने के लिए कहा गया। इसी क्रम में न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के बाद न्यायमूर्ति आलोक वर्मा समेत सभी न्यायाधीश पैदल ही न्यायालय पहुंचे। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के साथ राष्ट्र विकास में सक्रिय भागीदारी करने की प्रेरणा देना था। इस कार्यक्रम में समस्त न्यायाधीश के अलावा रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार विजिलेंस समेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य, सचिव और कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण समेत लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालय और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे
और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मधुबन आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां शुरू। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को लेकर मधुबन आश्रम के अध्यक्ष परमानंद दास महाराज ने दी जानकारी। आश्रम को सजाया जा रहा दुल्हन की तरह हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का होगा विशेष आयोजन। लगभग 60 स्कूलों के बच्चे करेंगे कार्यक्रम में प्रतिभाग। 13 और 14 अगस्त को होगा भव्य कार्यक्रम। 15 अगस्त को MYF करेगी कार्यक्रम। 16 अगस्त को प्रातः 5 बजे होगी मंगल आरती। भगवान कृष्ण का होगा अभिषेक और श्रृंगार। वृंदावन में मुख्य रूप से बनी पोशाक भगवान को कराई जाएगी धारण। दिन भर भजन और कीर्तन रहेगा जारी। रात 12 बजे होगा भगवान श्री कृष्ण का महाभिषेक। 17 अगस्त को नंद उत्सव की रहेगी धूम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हरे कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जन्मोत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और श्री भक्ति महाराज के आशीर्वाद से इस वर्ष जो है बच्चों के लगभग 60 स्कूलों ने इसमें भाग लिया बच्चों ने के कार्यक्रमों में और वो आने वाले 13 और 14 अगस्त को बच्चों के कंपटीशन होने वाले बहुत बड़े स्तर पर होने वाले हैं। उसके बाद 15 तारीख को जो है MYF जो आश्रम का यूथ है वो एक कार्यक्रम करेंगे, नाटक करेंगे और 16 तारीख भगवान जन्म के जिस दिन उनका जन्मदिन है भगवान को सुबह 5 बजे से ही भगवान का जो है पूजन पाठ आरंभ होगा। भगवान की 5 बजे मंगल आरती होगी। मंगल आरती के बाद भगवान का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा। जो वृंदावन से मुख्य रूप से बन के आती है पोशाक जिसको बनने में लगभग 1.5 महीने लगता है भगवान को धारण कराई जाएगी। उसके बाद दिन भर कथा कीर्तन प्रवचन चलेगा और रात को भगवान जी का महाभिषेक 12 बजे होगा और अगले दिन जो है 17 तारीख को नंदोत्सव और शिला प्रभुपाद जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरा जन्म और मेरे कर्म को समझता है जन्म कर्म च में दिव्यम वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम सभी भगवान जगन्नाथ जी जो कृष्ण हैं उनका जगत उत्सव मनाएं और भव सागर से तर जाए। हरे कृष्णा हरि बोल। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की पीड़ा झेल चुके बुजुर्गों और परिवारों को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। विभाजन विभीषिका समारोह के अध्यक्ष एवं महापौर दीपक बाली ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विभाजन की पीड़ा झेल चुके लोगों के दुख और दर्द को देश आज भी महसूस करता है। पीएम मोदी की प्रेरणा से देश भर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उन परिवारों को सम्मानित किया जाता है। बंधुओं का धन्यवाद और आभार निगम सभागार में पहुंचने के लिए। जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष जी ने कार्यक्रम के बारे में बताया है तो 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जा रहा है। जो विभाजन स्वतंत्रता दिवस को भव्यता और हर्षोल्लास से मनाने को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान के साथ ही पौधारोपण भी किया जाएगा। जो तैयारियों के लिए पूरा जियो मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है और उसी के तत्वाधान में जो आज हमारी बैठक हुई है उसमें पूरे डिटेल निर्देश दे दिए गए हैं। 9 बजे हर कार्यालय में यहाँ पे ध्वजारोहण होगा। उसके बाद 9:30 पे हमारे कलेक्ट्रेट में और 10 बजे पुलिस लाइन में मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और जो भी हमारी परंपराएं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग पर एमडीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। वीसी तिवारी, सचिव बर्णिया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर हुई कार्रवाई। देहरादून के 3 स्थानों पर अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर की कार्रवाई। छबरा में सतीश अग्रवाल की 50 बीघा और पहाड़ी गली विकास नगर में एकजोत की 4 बीघा अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से किया ध्वस्त। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता सिद्धार्थ सेमवाल और सुपरवाइजर प्यारेलाल ने पुलिस की उपस्थिति में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बुड्डी चौक शिमला बाईपास में सहराब मलिक के अवैध व्यवसायिक भवन को किया सीज। सहायक अभियंता विजय सिंह रावत के नेतृत्व में अवर अभियंता जितेंद्र सिंह, सुपरवाइजर राकेश सिंह ने की अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई। एमडीडीए का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान रहेगा जारी, कहना है सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज का। हरिद्वार पुलिस ने लाखों की स्मैक के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के सपने को साकार करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशानुसार जनपद में नशा तस्करों की धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना श्यामपुर पुलिस के द्वारा चौकी चंडीघाट क्षेत्रांतर्गत अस्थायी बस अड्डा गौरीशंकर पार्किंग के पास से नशा तस्कर रवि निवासी पीर माजरा खत्री वाली सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 21 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का साफ संदेश है कि युवाओं को नशों में नशे का जहर घोलने वाले नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई दिनों से हो रही भारी बारिश से शहर और आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन होने और सड़क धंस जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं विगत रात्रि भारी बारिश के कारण कैंपटी रोड पर होटल वाइल्ड फ्लावर के निकट एक दुकान जमींदोज हो गई, जिसमें दुकान स्वामी को आर्थिक नुकसान हुआ है। साथ ही निकट में निर्मित एक होटल को भी नुकसान पहुंचा है। होटल स्वामी दलवीर सिंह गोसाई ने कहा कि रात्रि में बारिश होने से पूरी दुकान जमींदोज हो गई है, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा, दुकान के नीचे मेरा परिवार रहता था, लेकिन किसी कारण हमें 2 दिन के लिए जाना पड़ा। उन्होंने कहा, नगर पालिका अध्यक्ष और नायब तहसीलदार द्वारा यहां का मौका मुआयना किया गया है। सर, इसमें जो है सामान बहुत था और जिसमें कि फ्रिज भी था, बहुत सारा टेंट का सामान था, जिसमें कम से कम 100 करीब कुर्सियाँ थी और कम से कम टेंट का पूरा सामान था। पूरी उसकी जो सजावट है वो पूरा सामान था उसके अंदर। और मेरा फ्रिज और भांडे बर्तन और कई चीज़ें ऐसी थी कि जो अपना सामान रखा था। और ये पूरा लेंटर जो 1 मंजिल नीचे था और 1 मंजिल ऊपर दुकान थी। कम से कम 4 लाख का सामान कम से कम था इसके अंदर, जो कि कम से कम 2-3 लाख का तो टेंट का सामान था।
जिसमें खुशियां थी, करोड़ों थी। हाँ रहते थे, लेकिन बीच में वो कुछ मेरा काम पड़ा जो मैं इस वजह से यहाँ रह नहीं पाया। तो फिर जैसे सुबह 5 बजे मैं यहाँ पहुंचा तब तक ये गिर चुका था। 5 बजे तक ये गिर गया था। प्रशासन आया, अध्यक्ष आई मसूरी और तहसीलदार आए मसूरी से, तो सभी लोगों ने मुआयना करके यहाँ चले गए। सामान जो भी था वो लिखे गए, कुछ मैं अभी बताऊंगा। मसूरी से हमारा सहयोगी धर्मेंद्र सिंह तमाम जानकारी के लिए हमारे से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से जो है प्रदेश में मौसम ने रुख बदला हुआ है, मानसून लगातार जारी है और साथ ही आने वाले दिनों में भी एक जो है इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि नुकसान काफी पर्यटन नगरी में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मसूरी में जो है इस समय लगातार बारिश से जो सड़कें और काफी क्षतिग्रस्त हुई, साथ ही जो है जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर हैं। लगातार बारिश का कहर जारी है, लोगों का जो है काफी जनजीवन प्रभावित हुआ है इससे, और लगातार बारिश के कारण जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो है जो स्थिति है, जिलाधिकारी आदेश के बाद जो है सभी जो स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी गई है, स्कूलों में छुट्टी है, और उसके बावजूद भी लगातार बारिश का जो कहर है वो बना हुआ है। आज बात करें मसूरी देहरादून मार्ग की, तो वहां पर भी कई जगह भूस्खलन हुआ है। उसके अलावा जो कैंपटी क्षेत्र है वहां पर जो है एक मकान जो है धस गया है। उसके अलावा जो सड़कें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है, और लगातार जो है क्षेत्र में जो है काफी इस समय जो बारिश का माहौल बना है उसको लेकर लोगों में दहशत भी देखी जा रही है। जो नदी नाले के किनारे हैं या जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वहां पर जो निवास कर रहे हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है, और लगातार लोगों में भय का माहौल बना हुआ है बारिश को लेकर। अभी भी अलर्ट जारी किया गया है कि अभी जो है अमूमन 2-3 दिन तक और बारिश रहने की संभावना है, जिसके बाद जो एनडीआरएफ है और जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं लगातार संभावित जो क्षेत्र है वहां पर दौरा कर रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि होटल को और दुकान को तो सीधे तौर पर नुकसान हुआ ही है, साथ ही पर्यटन नगरी के नाम से मसूरी मशहूर है। तो ऐसे में जब मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है, बारिश हो रही है, अलर्ट जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर पर्यटन सीजन को लेकर बात करें तो पर्यटकों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि सीधे तौर पर नुकसान, आर्थिक नुकसान भी यहाँ लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो जो धराली की घटना हुई है और उसके बाद जो है प्रदेश में जो है पर्यटकों की संख्या काफी कम हुई है। बात करें मसूरी की, तो मसूरी का व्यापार भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। जो होटल है उनके भी हमारी बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि जो आपका ग्रस्त जो क्षेत्र है इसके कारण जो पर्यटक बहुत ही सीमित संख्या में मसूरी आ रहे हैं, और हमेशा पर्यटकों के बीच एक भय का माहौल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सड़कों पे जो मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून मार्ग, वहाँ पर लगातार मलबा आ रहा है, वो दबाव की जो खबरें लगातार प्रसारित हो रही हैं, उसके बाद जो पर्यटक भी काफी जो है असमंजस की स्थिति में है कि किस तरीके से जो है पर्यटन नगरी, हालांकि पर्यटन नगरी अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, घटनाएं हुई हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो है कई जगह जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसके बावजूद भी जो है पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन काफी सीमित संख्या में पर्यटकों की जो है आमद है। धर्मेंद्र, अगर बात करें आगामी दिनों की, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट आने वाले दिनों के लिए जारी किया गया है? क्या कुछ उम्मीद जताई गई है कि मौसम ऐसी बना रहेगा, आने वाले दिनों में मौसम साफ होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, अभी जो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार आने वाले जो 2-3 दिन में है इसमें लगातार बारिश रहेगी। क्योंकि जो है जिस तरीके से सावन खत्म हो रहा है तब तक देखा गया है कि मसूरी में सावन के समय काफी बारिश होती है, काफी बरसात का समय रहता है। वहीं जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर जो नदी नाले हैं उनमें काफी जो है जल स्रोत तो होते हैं, मुख्य रूप से जल स्रोत है, तो काफी जल स्रोत जो है इस समय प्राकृतिक जल स्रोत जो है अपने स्थान पर है। और इसके साथ ही जो है जो मौसम विभाग है वो लगातार लोगों को सतर्क रहने की बात कह रहा है कि लोग सतर्क रहें और नदी नाले वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर न जाएं, क्योंकि कभी भी जो है दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन की टीम लगातार जो संभावित क्षेत्र है वहाँ पर जा रही है और प्रशासन लोगों को सतर्क कर रहा है। जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे नगर पालिका हो चाहे प्रशासन हो, जो लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र वहाँ का दौरा कर रहे हैं, और जो लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की राशि भी उनको दी जा रही है। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन अलर्ट है और जो जिलाधिकारी द्वारा भी आदेशित किया गया है कि ऐसे क्षेत्रों का तुरंत जो है लोगों को वहाँ से खाली करवाएगा जहाँ दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती है। हम लगातार देखते हैं कि
जब मौसम इस तरह का बना होता है तो बारिश की वजह से नदी नाले भी उफान पर हो जाते हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार ये पर्यटकों से भी अपील की जाती है और लोगों से भी अपील की जाती है कि नदी नालों से अलग रहे। ऐसे में जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं वो कितना सहयोग करते दिख रहे हैं? बिल्कुल, पर्यटकों की सीमित संख्या, मैंने आपको बताया था, पर्यटकों की सीमित संख्या में पर्यटक मसूरी आ रहे हैं। जो पर्यटक स्थल है वो भी जो है इस समय काफी खाली पड़े हुए हैं। बात की जाए जो कैंपी फॉल यहाँ पड़ता है तो वहां पर भी जो है बहुत ही कम संख्या में पर्यटक जा रहे हैं। वहाँ आसपास की जो विभाग है, पुलिस विभाग है, वहाँ लोगों को जो है वो फॉल में जाने से मना कर रहा है क्योंकि लगातार उसमें जो है पत्थर गिरने का भय रहता है। इसके अलावा जो अन्य फॉल है वहाँ पर भी लोगों को जाने के लिए मनाही की गई है। वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वहाँ पर तैनात है और उनको जो है नदी नाले के पास जाने से रोक रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।